हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस पेपर 2023 का अनसॉल्व्ड केमिस्ट्री पार्ट का देखेंगे, जो आपके पास 20 मार्क्स का आता है। और यहाँ पर सेट नंबर 3 कोड है EL। ठीक है, इसकी मैं केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कस करूँगा। पार्ट 1 में आपके पास सब सेक्शन बी के क्वेश्चन यहाँ से लिए जा रहे हैं और ये ऑप्शनल आते हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन लिखा, बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। तो आपके पास ये जो एग्जाम्पल बनेगा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बनेगा और यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है, आंसर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन C+O2 CO2 बनाता है। इस रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू रिएक्टेंट कंबाइन फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, दो रिएक्टेंट कंबाइन और करके क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट है, एरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट, राइट साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? सिंगल, रिएक्टेंट क्या है? 2। ये आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे ऑप्शनल पर और ये कह रहे हैं, द गैस लिबरेटेड ऑन रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक पाउडर। जिंक और H2SO4 के रिएक्शन से क्या बनता है? कौन सी गैस यहाँ पर निकलने वाली है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसका भी आप रिएक्शन लिख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे H2 मैंने लिखा है, ये जिंक है, H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट। तो आप सब इसके नाम भी लिख दिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एट NTP। देखिए यहाँ पर दिए हैं, एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। इसमें से कौन लिक्विड के फॉर्म में होता है? तो ब्रोमीन होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो होता है, दो लिक्विड एलिमेंट है, जैसे आपके पास ब्रोमीन आप कहते हो ना, और एक मरकरी, और भी कुछ हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता, तो वो भी लिक्विड के फॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन आपके पास इस लेवल पर तो जानिए, एक ब्रोमीन है, दूसरा मरकरी है। लेकिन ये नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, तो ब्रोमीन नॉन मेटल है, मरकरी क्या है? मेटल है। तो मुझे यहाँ ब्रोमीन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं द फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनोन। प्रोपेनोन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है कीटोन। ठीक है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO। सफिक्स क्या होता है? ओन। और इसका नाम क्या लिखा जाता है? एल्केनोन। ठीक है, अब मैंने प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर भी बना दिया है। देखिए, CH3 COCH3। तो कीटोन में CO ग्रुप होता है। अब इसके बाद आप सब देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिए हैं कॉलम बना करके, इसको आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम A विद देयर एग्जाम्पल्स गिवन इन कॉलम B। जैसे एल्डिहाइड यहाँ पर है कॉलम A में, तो कॉलम B में कोई दिया होगा एल्डिहाइड, उससे मैच करना है। एल्काइन से एल्काइन को मैच करना है। तो मैं ये देख रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आएगा, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, इस पर टिक लगाना है आपको। तो ऑप्शन नंबर D। चलो देखते हैं, मैच यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ऑप्शन नंबर D लिख दिया है। कॉलम A में है एल्डिहाइड, तो कॉलम B में मुझे एल्डिहाइड वाला लाना है, तो CHO, ये एल्डिहाइड है ना। एल्काइन,
तो इसके पास क्या लाना है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। डी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर COOH वाला लिखना है इसके सामने। हेलो एल्केन, यहाँ पर ब्रोमीन है, आपके पास ये हेलो एल्केन का हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट आपके बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, ये आपके पास है तो यहाँ पर लिख दिया गया है कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। आप देख रहे होंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2 ना। ये देखिए आपके पास है 2 4, ये वैलेंस शेल है। इन ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं इसको केवल लिया हूँ। ठीक है, वैलेंस शेल वाले को 2s2 2p2। तो देखेंगे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पर चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो इस तरह से 4 वैलेंसी शो करता है। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन वाज फर्स्ट गिवन बाय ली बेल एंड वान हाफ। ये साइंटिस्ट थे जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी के बारे में पहली बार बात किया था इन्होंने। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाएगा पार्ट बी का, और यहाँ से भी हम लोग सेक्शन बी देखेंगे जो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और क्या यहाँ पर कर रहा क्वेश्चन नंबर 5 उसको देख लेते हैं। इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिए, उसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग वाला पार्ट काफ़ी आसान आ रहा है स्कूल लेवल पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग रिएक्शन जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस CO2 से रिएक्शन करेगा, बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब आप इसे बैलेंस कर लीजिए। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 यहाँ से मिल जाएगा आपको, और 2 4 है, तो आपके पास यहाँ 3 ऑक्सीजन 1 4। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बैलेंस रिएक्शन ये है, कार्बन 1 कार्बन 1। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट आप देखते हैं CH4 मेथेन रिएक्शन कर रहा O2 से, बना रहा CO2 प्लस वाटर। यहाँ भी आपके पास बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 4 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन इधर 2 और इधर ये 2। ठीक है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 कार्बन। नेक्स्ट आपके पास इसी का पार्ट है, इसमें आपको लिखना है नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिए हैं, अब रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट। तो भैया एरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट, राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, एरो बन रहा है क्या, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो एरो के राइट साइड में क्या है, प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड में क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं। तो रिएक्टेंट क्या है, आयरन एंड कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट उसे बोलोगे, और लिख दो सिंबल। प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, फेरस सल्फेट एंड कॉपर, तो ये आपको लिखना था। ठीक है, ये आपके पास था। नेक्स्ट आपके पास है गिवन ऑन एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल देना है। आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओनली इक्वेशन, केवल इक्वेशन लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करिए। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, ब्रेकिंग बाय हीट, हीट के द्वारा ब्रेकिंग डिकम्पोजिशन जो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन होने वाला है। तो आपके पास CO मिल जाएगा, CO2 कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच ब्रेक अप आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म मेनी प्रोडक्ट। हीटिंग के द्वारा जो ब्रेक कर जाता है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। अब मेरे पास आ जाएगा 6 के क्वेश्चन में है, 6A का पार्ट यहाँ पर देखेंगे आप। राइट IPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, IPAC नाम लिखना है, कंपाउंड दिया है।
तो इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आइन लग जाएगा प्रोपाइन। और यहाँ पर आप देखेंगे ब्यूटेनल 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास प्रोपाइन हो जाएगा और यहाँ पर ब्यूटेनल एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका ब्यूटेनल हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? चलिए इसको भी देखते हैं। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जो आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इसका रीजन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट because there is a strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction point भी noted और यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। Between the oppositely charge, अपोजिट चार्ज होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव, hence large amount of energy required to break the strong bonding force. strong bonding force को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, बिटवीन आयन। मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो आपके पास एम है मेटल, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक्स है हैलोजन, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बीच जो फोर्स लगता है ना, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अच्छा, इसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। अब इसके पार्ट पर हम लोग आते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 और ये कह रहे हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए 3 पार्ट है, 2-2 नंबर के हैं, तो इसके बारे में आप डिस्कस करिए। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ठीक, तो इसको जानने के लिए आप जान रहे होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना। हाइड्रोकार्बन, तो मैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन देख रहा हूँ। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सब सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन, और इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्केन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन है कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, कार्बन इज कॉल्ड एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है मेथेन है, इसमें भी सब सिंगल बॉन्ड है। एथेन है, देखिए एथेन का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है। तो सैचुरेटेड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखिए अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड में आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा हाइड्रोकार्बन में। तो ये 2 तरह का होता है, एक तो एल्कीन जिसका फार्मूला CnH2n, एक एल्काइन जिसका फार्मूला CnH2n-2। एल्कीन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर C2H4 एथीन नाम है, C3H6 प्रोपीन नाम है। जैसा देख रहे हैं CnH2n, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, तो CnH2n मतलब यहाँ 2 कार्बन है तो उसका डबल हाइड्रोजन कितना होगा? 4 होगा। यदि यहाँ पर 3 कार्बन है तो उसका डबल हाइड्रोजन कितना होगा? 6 होगा। तो इस फार्मूले का मतलब है CnH2n का। ठीक है, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखो CnH2n-2 के एग्जाम्पल क्या है? C2H2। इनके कहने का मतलब है जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन -2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 का डबल कितना होता है? 4, और 4 में से आपके पास 2 हाइड्रोजन कम करोगे तो आपके पास 2 बचेगा ना, तो ये है। ऐसे देखिए कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना कर लो? 6, और 6 में से 2 कम कर दो तो आपके पास आ जाएगा ये C3H4, ये है प्रोपाइन। ठीक है, मैंने यहाँ पर एथाइन का स्ट्रक्चर बना दिया है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे तो कोरोजन पूछा है। अभी सेकंड सेट में भी कोरोजन पर हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। कोरोजन का जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था वो रस्टिंग ऑफ आयरन वाला लिया था ना, वहाँ से हम लोग देख लेते हैं आंसर। यहाँ पर ले आया हूँ मैं। तो कोरोजन जो आपके पास होता है रस्टिंग प्रोसेस वाला होता है। कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर मेटल ऑब्लिक मटेरियल डिटीरियोरेट एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर, एसिड, etc। कोरोजन क्या होता है? एक रिजल्ट है मेटल या मटेरियल के खराब होने का। और वो कब खराब होगा? जब मेटल या मटेरियल किसके कांटेक्ट में आ जाए, किससे रिएक्शन कर ले, एयर से, मॉइस्चर से, एसिड से, तो खराब होने लगता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो मैं इधर ले आऊँ आयरन, ठीक है, एयर, वाटर। ये जब तीनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो आयरन पर रस्ट लग जाता है, जिसे जंग आप बोलते हैं, ठीक है। तो जंग का लगना ही क्या है? कोरोजन है। तो आपके पास यहाँ आयरन, वाटर, O2, आपके पास रस्ट का फार्मूला आ जाता है Fe2O3 × XH2O, ठीक है। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोला जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस आयरन के कांटेक्ट में जब एयर और वाटर दोनों आएंगे तभी जंग लगेगा, तभी रस्ट लगेगा। एक के आने से रस्ट नहीं लगेगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो ट्रैक्टर ट्राली होता है वो छत के नीचे रखते हैं, जिससे उस पर क्या बारिश ना हो, वाटर के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए जंग लगने से बचे, रस्ट लगने से बचा जाए। तो दोनों रहेंगे तभी लगेगा। आप कहो कि आयरन और एयर के साथ रखे से बन जंग लग जाए तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ दोनों ही ज़रूरी हैं उसके लिए, ये हो जाएगा। और लास्ट आपके पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, यदि उस दौरान आपके पास प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, इनसॉल्युबल सॉलिड बन जा रहा है, तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये हम यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और देखिए क्या लिखा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर व्हेन कैटायन एंड एनायन इन एक्वस सॉल्यूशन कंबाइन कर जाएं टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड। इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड को ही प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कॉल्ड ये प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड बनेगा उसे प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? प्रेसिपिटेशन। दूसरी डिफिनेशन आप लिख सकते हो, थोड़ा और कम में लिखना चाहो तो एनी रिएक्शन इन व्हिच एन इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब प्रेसिपिटेट इज फॉर्म कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब मेरे पास लेड नाइट्रेट है, एक्वस है, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस है। ये आपस में क्या करेंगे? इसका जो कैटायन है इसके एनायन के साथ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर लेड और आई साथ आ जाएंगे, तो PbI2 बनेगा, तो LOPPT बनेगा। इसका मतलब प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड बन जाएगा। और यहाँ पर KNO3। तो ये रिएक्शन के दौरान जब प्रेसिपिटेट बन जाता है तो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। ऐसे आपके पास सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर BaCl2 है, इसमें रिएक्शन होता है तो आपके पास क्या बनता है? बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बनता है, 2NaCl बाहर। तो आप देख रहे होंगे ना, ये देखिए यहाँ पर Na+, ठीक है, SO4 2-, यहाँ पर आपके पास है Ba2+, Cl-, ठीक। तो आपके पास इसका सल्फेट इसके आयन के साथ जाकर के ये प्रेसिपिटेट बना रहा, BaSO4 बना लेगा और ये NaCl इसके साथ बना लेगा, ठीक। ऐसे आप इसको भी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ 20 मिनट में या 19 मिनट में सेट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री पार्ट को। आप सब वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे फैलाइए। आपके पास मात्र 20 मिनट में एक सेट कंप्लीट किया जा रहा है। थैंक यू।